हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त भावेश सिंह। राम राम, सलाम वालेकुम। सबको जिस तरीके का प्रणाम पसंद है उसी तरीके का जो भी है नमस्ते नमस्कार सब ले लो। और देखो, फिलहाल हम ये बात करने वाले हैं कि पिछली जो क्लास थी उसमें हमने बहुत लंबा खींच दिया था और लगा कि ठीक है, 1 घंटे की क्लास मैथ में काफ़ी उबाऊ लग रही थी और उन लोगों को तो काफ़ी जो बहुत पहले मैथ छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम आधे घंटे की लगभग क्लास रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचने वाला है। हो सकता है सिलेबस 1-2 दिन लेट हो जाएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपकी एग्ज़ाम से पहले मैं करवा दूंगा। ठीक है, और बीच बीच में आपको मोटिवेशन और थोड़ा मज़े के साथ पढ़ाया जाएगा। टेंशन मत लो, क्योंकि शुरुआत जो करता हूँ ना मैं, फिर कंफर्टेबल जैसे ही हो पाता हूँ फिर मैं अपने अंदाज में पढ़ाता हूँ। और मेरा अंदाज वही बाबा के चूरन वाला बहुत शानदार तरीके से होने वाला है। लेकिन आपको ये है, वीडियो पूरा देखना है और एंड के अंदर आपको होमवर्क भी दिया जाएगा 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, और उसको आप कमेंट के अंदर आंसर करेंगे और जितने लोग कमेंट के अंदर आंसर करेंगे ना, उनका नाम यहाँ पे बताया जाएगा कि इन्होंने आंसर दिया है और इनकी तैयारी अच्छी है। ठीक है, और एक मोटिवेशन के तौर पे बता दूं कि जब तक आपको किसी काम के बदले में कुछ मिलता नहीं है ना, तब तक आप उस काम को अच्छे से नहीं करते हैं। जैसे आपने कुछ किया, काम किया घर में, और शादी का फंक्शन है, कोई काम किया, उसके बदले में आपको किसी ने ये नहीं कहा कि इसने अच्छा काम किया, तो अगली बार आप सोचेंगे यार कोई बोल ही नहीं रहा हमें, तो हम नहीं करेंगे, ये सोचेंगे। तो जब तक आपको यहाँ नहीं बताया जाएगा कि इन लोगों ने अच्छा काम किया है या क्वेश्चन सोल्व किया है, तब तक एक मोटिवेशन नहीं आता है अंदर से। तो आंतरिक जो है प्रेरणा जरूरी है। और जब हम कोई काम करते हैं तो उसके बदले अगर हमें सैलरी मिलती है तो वो भी एक मोटिवेशन है, और कोई अच्छा तारीफ कर देता है वो भी मोटिवेशन है। ठीक है, तो अभी फिलहाल चलते हैं। हमने अवास्तविक संख्याओं तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आई होप कि आपको पिछली क्लास पूरी समझ में आई होगी। अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है आपके लिए। ठीक है, चैट बॉक्स ऑन रहता है जब क्लास प्रीमियर होती है, उस टाइम आप लिख दिया कीजिए। फालतू बातें लिखने के बजाय आप उसमें ये लिखिए कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा है। क्लास को पूरा देखिए। 5 मिनट देखने की कोई मूवी नहीं है ये कि 5 मिनट देखिए फिर बाद में देख लेंगे। नहीं, अगर आप लाइव बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठिए, लिखिए उसको, क्योंकि यहाँ मैं बकवास तो करने आया नहीं हूँ, पढ़ाने आया हूँ, तो बिल्कुल पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। टॉपिक में अपना एक पूर्ण संख्या के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन अपन को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि आपको स्पेशली ये टॉपिक दे रखा है पूर्ण संख्या 1 से लेके 1 करोड़ तक की। ठीक है, तो उस टॉपिक पे थोड़ा सा बढ़ के बात करने वाला हूँ। पूर्ण संख्या मैंने आपको बताया था क्या, 0 से लेके 1 2 3 4 तक ऐसे अनंत तक चलती है, उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। अगर 0 हटा दूं तो 1 से लेके अनंत तक क्या होगा, प्राकृत संख्याएं होंगी मेरे भाई। क्या होगी, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, और 0 से लेके अनंत तक क्या होने वाली है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब इस पे बेस कुछ सवाल बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये थोड़ी पूछेगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है सर, नहीं। सवाल ऐसे बनेगा, 1 लाख में कितने शून्य होते हैं। अब कईयों को तो 1 लाख लिखना ही नहीं आता होगा। मैं ये आम बात कर रहा हूँ जिन लोगों की मैथ बहुत कमजोर हो रही है। ठीक है, धीरे धीरे वो लोग मैथ से बिल्कुल हट चुके हैं। 7-8 साल हो गए मैथ पढ़े हुए। कभी 2012-13 में किसी ने BSTC कर ली फर्स्ट लेवल के लिए, किसी ने B.Ed कर ली पहले, और लेकिन आर्ट्स से सब्जेक्ट से है, तो उन लोगों के लिए मतलब मैथ थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो अगर वो लोग कहीं दूसरी एग्जाम में भी इनको अप्लाई करेंगे तो काम आएगी ये चीज़ें। ठीक है, अगर 1 लाख को लिखना है तो उसमें कितनी जीरो आती है, 1 करोड़ को लिखना है तो उसमें कितनी जीरो आती है, उस पे पूरे टॉपिक पे हम डिटेल से अभी बात करने वाले हैं। 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 1 में तो पता ही है आपको कोई जीरो नहीं आती है। ठीक है, नो जीरो। अब बात करते हैं 1 के आगे अगर 1 जीरो, इसको क्या बोलते हैं, 10। ठीक है, 1 के आगे 1 जीरो और लगा दूं तो 100 या सैकड़ा,
सैकड़ा बोल लो, 100 बोल लो। जब कोई बल्लेबाज 100 बनाता है उसको क्या बोलते हैं? शतक। ठीक है। 1000 में पता ही है आपको 3 जीरो आती है, तो 10,000 में कितना होगा? जीरो। 10 के आगे ऐसे कॉमा लगाएंगे। कई बार सवाल ये भी आ जाता है कि 10,000 को गणित में लिखिए, मतलब गणितीय भाषा में लिखिए, अंकों में लिखिए। तो क्या करेंगे? 10 के आगे कॉमा लगाएंगे, फिर 1000। ऐसे मत कर देना कि ये कॉमा हटा के यहाँ लगा देंगे, नहीं। ऑप्शन में आपको दे सकता है ये भी, क्योंकि रीट लेवल फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन आता है कि इनको अंकों में लिखिए, इनको शब्दों में लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी करवाए जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। 10,000, ठीक है ना? ओके। 10,000 के बाद ये आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। 10,000 के बाद आता है 1,00,000। उसको कैसे लिखा जाता है? 100, 1 कोमा यहाँ पे, इस तरीके से लिखा जाएगा। मतलब 1,00,000 को हम 100,000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 100,000 के अंदर 1,00,000 बनता है, यानी 1000 के नोट है आपके पास और 100 नोट हैं, तो 1,00,000 रुपए बन जाएंगे। तो ये आपका 1,00,000 रुपए बनेगा। ठीक है। इसके बाद 10,00,000 की बात करें, 10,00,000 किस तरीके से बनेंगे? 10 लिखो, इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको, यानी कि 1,000 के 1,000 नोटों में कितने लाख बनेंगे? 10,00,000। और जो कई बार आप पढ़ते हो मिलियन, वो क्या होता है? वो 10,00,000 को 1 मिलियन बोलते हैं। कई बार बोलते हैं ना, इनके पास $1 मिलियन है, को मतलब है उसके पास $10,00,000 है। 1 मिलियन रुपए मतलब 10,00,000 रुपए है। ठीक है। इसके बाद 10,00,000 के बाद 1 जीरो और बढ़ा दूं अगर यहां पे, यानी कि 100,00,000, 100,00,000, 100,00,000 को क्या बोलेंगे? 1 करोड़। ठीक है, इसको बोलेंगे 1 करोड़। यहां तक आपको पूर्ण संख्याएं पूछी गई हैं। ठीक है। अब इन तक की अपन बात करेंगे। आगे 10 करोड़ बनाना है तो क्या करेंगे? 1 जीरो और लगा देंगे। अब इनके बारे में पूछ सकता है 1,00,000 में कितने शून्य हैं? कितने शून्य है भाई? 1,00,000 में 5 शून्य हैं। या पूछेगा आपसे 1,00,000 में कितने अंक हैं? तो 5 तो शून्य है और 1 खुद 1 है, तो कितना हो जाएगा? 6 अंक हैं। 10,00,000 में कितने शून्य हैं? 6 शून्य हैं। जबकि अंक कितने हैं? एक और जोड़ दो, 7 अंक हैं। 1 करोड़ में कितने शून्य हैं? 7 शून्य हैं, ये याद रखना। लेकिन अंक कितने हैं? 8 हैं। ये याद रखने की बातें हैं। ठीक है। अब हिंदी में और अंकों में लिखना सीखेंगे हम लोग, किस तरीके से हिंदी में लिखा जाता है, किस तरीके से अंकों में लिखा जाता है। देखिए, जैसे यहां पे कोई भी लिख देता है 5,667, इसको हिंदी में लिखिए। हिंदी में कैसे लिखना है? यहां से देखेंगे उल्टे तरफ से, ये इकाई का अंक होता है हमेशा, पहला अंक। ये दहाई का अंक होता है। इंग्लिश में बोलें तो वंस, टेंस। ठीक है। ये सैकड़ा का अंक होता है और ये 1000 का अंक होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यानी कि 1000 पे आ गए, यानी 5,000। 6 सैकड़ा के साथ 100 बोलते हैं। इसको कुछ नहीं, इसके साथ कंबाइन कर देंगे। ठीक है।
5667 लिखेंगे कैसे? 5600। ये रीट लेवल फर्स्ट के अंदर क्वेश्चन आता है 5667। इस प्रकार के क्वेश्चन दे देगा कि इसको हिंदी में लिखिए या फिर इसको वापस अंकों में लिखवा सकता है। तो यहीं से देखेंगे अपन। सबसे पहले 67 लिखा हुआ है, मतलब 67 को लिख लो, ठीक है। फिर 600 लिखा हुआ है, 600 को इधर लगा देंगे तो 600 इकाई दही सैकड़ा पे आ गया, ठीक है। अब 5000 लिखा है, मतलब यहाँ ऐसे मत कर देना 5000 फिर 667, नहीं ऐसे नहीं करना है। 1000 का अंक हमेशा चौथे नंबर पे आ रहा है तो चौथे नंबर पे लिख देंगे 5667। दूसरा लिखते हैं 11575। तो इसमें कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 75 को पकड़ो। 75 कैसे लिखते हैं सबको पता है, ठीक है। 500 यानी थर्ड नंबर पे आता है हमेशा। 500 100 के जो अंक होता है वो थर्ड नंबर पे आता है। इकाई दहाई सैकड़ों, तो ठीक है, सैकड़ा के नंबर पे 5 आएगा, ठीक है। 500 मत कर देना यहाँ पे 2 जीरो लगा के। 500 के जो 2 जीरो आते हैं उनकी जगह 75 आ चुका है, ओनली 5 लिखा जाएगा। इसके बाद लिखो 11000, तो 11 ही लिखा जाएगा, 1000 को मत लिखना, क्योंकि 1000 की 3 जीरो की जगह ऑलरेडी अंक आ चुके हैं। तो 11575 ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से तो आप मैक्सिमम सवालों को हल कर लेंगे, और हिंदी में और अंकों में लिखना लगभग सबको आता ही होगा। अब पूर्ण संख्याएं जो है लगभग आपके यही सवाल बनते हैं हिंदी में और अंकों में लिखने का, और आया भी है रीट के अंदर ये सवाल पहले। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं संक्रियाओं की। तो संक्रियाओं में किस प्रकार से आगे चलने वाले हैं, और उससे पहले एक और टॉपिक है, उसका नाम है अंकित मान, या इसको बोल सकते हैं जातीय मान, या फिर इसको बोल सकते हैं शुद्ध मान, या बोल सकते हैं इसको वास्तविक मान। ये सारे इसी के नेम हैं, और इंग्लिश में बोले तो फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, अंकित मान, जातीय मान, शुद्ध मान और वास्तविक मान। अब ठीक है, नाम से आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि क्या चीज़ है ये, वास्तविक मान क्या होता है। ठीक है, कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे 2567, ठीक है। इसके अंदर पूछ रहा हूं मैं 5 का अंकित मान क्या है, या 5 का जातीय मान क्या है, या 5 का शुद्ध मान क्या है, या 5 का वास्तविक मान क्या है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो जो अंक आपको पूछा गया है केवल उसी को लिख दो, वही उसका वास्तविक मान है। यानी 5 का वास्तविक मान 5, 7 का वास्तविक मान 7, 2 का वास्तविक मान 7, 2, ठीक है। वो का वो अंक जो आपसे पूछा गया वही उसका अंकित मान, या जातीय मान, या वास्तविक मान, या शुद्ध मान ये होता है। इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा होता है क्या, एक होता है स्थानीय मान। स्थानीय मान, इसको दूसरे नाम क्या बोलते हैं? आकस्मिक मान। स्थानीय मान या आकस्मिक मान, इंग्लिश में बोलें तो इनको क्या कह सकते हैं? प्लेस वैल्यू। अब इंग्लिश के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, प्लेस यानी किसी अंक का प्लेस, उसका स्थान। स्थानीय मान का मतलब उस अंक का स्थान। आकस्मिक मान मतलब तत्कालीन उसका मान क्या है। अब 2567 के अंदर 5 का अंकित मान तो क्या बताया मैंने? 5, लेकिन स्थानीय मान क्या होगा ये डिपेंड करेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, करोड़ रुपए होता है। जैसे कोई संख्या लिख दी मैंने, यही लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से लिख दी, और ये पूरी एक संख्या है, मान लिया पूरी एक संख्या है, ठीक है। 1 से 8 तक के अंक नहीं है, ये पूरी एक संख्या मान ली। तो ये अंक होगा इकाई का, ये अंक होगा दहाई का,
ये अंक होगा सैकड़ा का, ये हजार का। हजार के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख का, और लाख के बाद 10 लाख का, 10 लाख के बाद करोड़ तक का। हमें इतना ही पढ़ना है, करोड़ तक का। 1 करोड़ से ऊपर पढ़ना ही नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर का सवाल आ जाए तो सीधा जाके और कोर्ट में रिट ठोक देना कि हमें तो इतना ही बताया गया साहब। और आ भी जाए तो क्या हो गया, जब करोड़ पड़ गया तो आगे एक अंक और भी आ गया तो 10 करोड़ हो गया, अरब खरब हो गए। लेकिन वहां तक जाना नहीं है, 1 करोड़ तक पढ़ लो, इतना ही तुम्हारा दिमाग चलेगा अभी फिलहाल, उतना ठीक है। ओके, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 5 कौन से नंबर पे आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़ा पे आ रहा है। और सैकड़ा में हमेशा कितनी जीरो लगती है? 2 जीरो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आकस्मिक मान निकालने के लिए या फिर स्थानीय मान निकालने के लिए एक बार इसको मिटा लेते हैं, फिर से दोबारा से लिखते हैं। स्थानीय मान ज्यादा जरूरी है समझना। अंकित मान तो जो अंक पूछा जाए वही उसका अंकित मान होगा। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे? जैसे 2567 अपन ने लिखा था, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? कुछ भी मत करना, इस 5 को यहां लिख दो, इसके बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा दो। ये 500 इसका स्थानीय मान है। 2 का पूछे तो क्या करेंगे? 2 को लिखो 2, इसके बाद जितने अंक है उतने जीरो लगा दो। ये हो गया स्थानीय मान। ये अपने बाबा का चूरण वाली ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, यहां से आप भूलेंगे नहीं। वैसे याद रखोगे तो याद रख लो, 5 को लिखो। 5 कौन से नंबर पे आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में कितने से गुणा होता है? 100 से, यानी 500। 2 का पूछ ले तो 2 लिखो। कितने नंबर पे आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और हजार में कितने से गुणा होता है? 1000 से, यानी कि 2000। बोलो वही मान आए कि नहीं? यानी फॉर्मूला से करते हैं तो भी वही मान आ रहा है, ट्रिक से करते हैं तो भी। तो क्यों ना ट्रिक को याद रख लो। कोई फॉर्मूला तुमसे पूछने वाला थोड़ी है वहां पे कि बता कौन सा फॉर्मूला तूने यूज किया, नहीं पूछेगा कोई भी। तो यहां से ट्रिक याद रखेंगे कि जितना दिख रहा है उसके आगे जितने अंक है उतने जीरो लगा दो। ये पूरी हो गई इसका स्थानीय मान। अब क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं बताता हूं। ग्यारह 375 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसको हल कैसे करना है? अब मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं यहाँ पे। ऑप्शन मैं केवल उन क्वेश्चन के दूंगा जो पिछले रीट के अंदर आए हुए हैं। ये तो केवल मैं आपको समझाने के लिए खुद क्वेश्चन बना रहा हूं। ठीक है, 3 को पकड़ते हैं। 3 का स्थानीय मान अभी अभी बताया था, स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। 3 को पकड़ो, 3 के बाद जितने अंक हैं उतने क्या लगा देंगे? जीरो लगा देंगे। अंतर निकालना है, माइनस कर दो। 3 का अंकित मान कैसे निकाला जाता है? जब 3 है उसको ही अंकित मान बोलेंगे, यानी उसका वास्तविक मान कितना है? 3 ही है। 3 के छोटा बड़ा थोड़ी हो सकता है। 3 जितना है उतना ही रहेगा। यानी आपका नाम जैसे गुलगुला है, अब गुलगुला तो गुलगुला ही रहेगा ना, तो वैसे 3। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 297 इसका आंसर आ जाएगा, 297। इस तरीके के क्वेश्चन रीट के अंदर पूछे जाते हैं फर्स्ट लेवल में। सेकंड लेवल में संख्या पद्धति से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, कभी कभार सिंप्लीफिकेशन के तौर पे वो पूछ लेता है। बाकी सेकंड लेवल पे इस टॉपिक का कोई उल्लेख है नहीं वैसे तो, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे, और भी किसी एग्जाम में काम आ ही जाएगा नंबर सिस्टम। और जल्दी इसको खत्म करके फिर दोनों का जो कंबाइंड टॉपिक है गुणनखंड वो स्टार्ट कर देंगे, तो दोनों के अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन उसको समझने के लिए पहले ये समझना बहुत जरूरी है। अंकित मान, जातीय मान, संख्या, अंकित मान सब समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 1,75,252
में जीरो का स्थानीय मान के बारे में बताइए। देखिए, इस संख्या के अंदर जीरो को पकड़ो। सबसे पहले तो सॉल्यूशन किस प्रकार करना है और बहुत ही जल्दी आंसर आने वाला है। जीरो अगर दिख जाए और उसका स्थानीय मान पूछ लिया जाए या अंकित मान पूछ लिया जाए या जातीय मान पूछ लिया जाए, उसका आंसर हमेशा जीरो होगा। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि गोल है ये और गोल 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 हमेशा गोल ही रहता है, उसका कोई और उत्तर कैसे आएगा। जीरो को पकड़ो, जीरो को पकड़ लिया सर जी। स्थानीय मान में क्या करते हैं, जितने अंक हैं उतने ही जीरो लगा दो। 5 अंक है तो 5 जीरो लगा दो। अब मेरे भाई एक बात बताओ, इन 5 लिख दिया तो भी कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क पड़ा क्या? हाँ सर जी पड़ गया। देखो ये तो ओडी बन गई। अरे तो ओडी बना के कहाँ जाओगे 1 करोड़ की? 1 करोड़ की तो वैसे संख्या पढ़ा रहा हूं तुमको। तो मतलब सर जी 5 को जीरो लिख दो, चाहे 6 जीरो लिख दो, चाहे 1000 जीरो लिख दो, वो रहेगा जीरो का जीरो। हाँ, डबल जीरो से देख के एक बात याद आती है कि जब हम बचपन में सुलेख लिखा करते थे, मास्टर जी देते थे, तो उसमें हमको राइटिंग खराब होने में डबल जीरो जरूर मिल जाता था। टेस्ट के अंदर डबल जीरो जरूर आए सर जी, तो ये याद है। 3 4 5 जीरो हमने नहीं देखा। अब देख लो, कितने भी जीरो लिख दो वो रहेगा जीरो ही जीरो। ठीक है, अंकित मान जीरो का तो जीरो ही मान होगा। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाए स्थानीय मान, तो जीरो का स्थानीय मान भी क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक है, जीरो का अंकित मान क्या होगा? ये भी क्या होगा? जीरो होगा। अब इसी सवाल पे बेस एक और सवाल बना देता हूं। लो, में 2 का स्थानीय मान तथा अंकित मान ज्ञात करो। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? अब देखिए 2 कहाँ है? सबसे पहले 2 ही बैठा हुआ है सर जी, इकाई के अंक पे बैठा हुआ है। ठीक है, इकाई पे अंक पे कोई भी अंक बैठा हो, 2 ही नहीं कोई भी बैठा दो, 2 5 7 8 10 कितना बैठा दो, इकाई के अंक पे जो भी बैठा होगा उसका स्थानीय मान भी वही होगा। ठीक है, और उसका अंकित मान भी वही होगा। अब अंक स्थानीय मान वही कैसे होगा? देखो 2 को पकड़ो, पकड़ लिए सर। 2 के बाद कोई अंक है क्या? नहीं है, तो जीरो कैसे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो 2 का स्थानीय मान भी क्या होगा? 2 ही होगा। और अंकित मान भी क्या होगा? जो संख्या जितनी होती है उतनी उसकी अंकित मान होती है, यानी कि सेम। अब ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा? ठीक है, तो आपको रीट के अंदर ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, निम्न में से सत्य कथन बताइए। सत्य पूछ लेगा, ए ऑप्शन, या असत्य पूछ लिया। मान लो जीरो का स्थानीय मान जीरो होता है, जीरो का अंकित मान जीरो होता है। ठीक है, ये बी ऑप्शन दे दिया, सी दे दिया, इकाई के अंक का स्थानीय तथा अंकित मान समान होता है। और डी ऑप्शन दे दिया, इनमें से कोई नहीं। देखिए इस सवाल को मेरे लाल पीले गुलाब जामुनों एक बार देख लो किस तरीके से इसको हल करना है। असत्य पूछा है, जीरो का स्थानीय मान जीरो होता है, अभी अभी बताया था, मतलब ये सही है। जीरो का अंकित मान जीरो होता है, बिल्कुल ये सही है, अभी बताया था।
और इकाई के अंक का स्थानीय मान भी उतना ही होता है जितना अंकित मान होता है, यानी बराबर होते हैं। ये भी सही है। तो सर जी गलत कौन सा है? फिर तो असत्य एक भी नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और शायद ऐसे सवाल पहले पूछे भी गए हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक अपना एंड पे जा रहा है, लास्ट अपन भाजकता के नियम पढ़ते हैं और कुछ संख्याओं से रिलेटेड बातें कर लेते हैं। जैसे पूछ ले आपको कि 1 से स्टार्ट होती है प्राकृत संख्याएं, तो प्रथम कुछ प्राकृत संख्याएं ले लेते हैं। प्रथम n संख्याओं का योग, इसका जो फॉर्मूला तो ये होता है ये n इंटू एन प्लस 1/2। अब इसको क्वेश्चन के द्वारा सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। अब क्वेश्चन दे दिया कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं, यानी ये नहीं है कि कोई भी प्राकृत संख्या उठा लिया और आंसर निकाल दिया। प्रथम 5 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 5 मतलब 1 से स्टार्ट होकर 2 3 4 5, इनको जोड़िए, इनका योग कितना होगा? पहले तो आप वैसे निकाल लीजिए जोड़ के, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14 और 1 15, यानी इनका जोड़ होगा 15। अब फॉर्मूला से ये बात सही बैठती है नहीं, ये चेक करेंगे। ठीक है, 5 कितनी संख्या निकल रहा है? 5, मतलब n का मान हो गया 5। ठीक है, n यहां पे क्या होगा? प्राकृत संख्या। ठीक है, 5 इस फॉर्मूला में रख दो, 5 इंटू 5 प्लस 1 यानी कि 6/2। ठीक है, 5 इंटू ये आ जाएगा 6/2, 2 से 3 बार गया, 5 दिया 15, 15 आंसर यहाँ पे आया और 15 ही आंसर यहाँ पे आ रहा था अपना, दोनों का बिल्कुल सेम आंसर आया है। अगर आपको बोल दे कि प्रथम, अब ये तो आपने जोड़ के निकाल ली 5 तक, तो प्रथम 10 संख्याओं का पूछ ले तो क्या करोगे? तो प्रथम 10 संख्याओं का निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 प्लस 1 11/2, 2 से 5 बार गया, 11 5 55 आंसर आ गया। अब मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं आपको, वो बाबा के चूर्ण मान के समझने चलना। अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर आप जोड़ते फिरोगे वहां पे, इससे अच्छा है डायरेक्ट याद कर लो। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? प्राकृत संख्याओं का 10 का योग कितना आया था? अभी 55 आया था। लेकिन प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा? सिंपल सी बात होगी, इन दोनों के बीच में 1 0 लगा दो, इन दोनों के बीच इधर 1 0 लगा दो, यानी 50 यानी 5050। इतनी शानदार ट्रिक है ये, बिल्कुल आप याद रखोगे। प्रथम अगर 1 0 और बढ़ा दूं तो क्या आंसर होगा इस चीज का? टोटल 1000 अंकों को अगर जोड़ दिया जाए आपस में, 1000 संख्या 1 से लेके 1000 तक को आपस में जोड़ दिया जाए तो आंसर क्या आने वाला है? 5, यानी 1 0 इधर बढ़ा दी, 1 0 इधर बढ़ा दी, ये आंसर आने वाला है, यानी 5,500,000। 5,500,000 आपका आंसर आने वाला है। एक 0 हमने बढ़ाई है। ठीक है, ये अपनी ट्रिक हो गई। अगर 10,000 का पूछ ले तो क्या करोगे? 1 0 और बढ़ा देंगे, इधर 1 0 इधर, 5,000 उधर, 5,000 इधर। ये आपको ट्रिक याद रखनी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बाबा के चूर्ण वाली ट्रिक है।
दोस्तों सबसे बड़ी बात, अभी हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन देखो गर्मी बहुत हो रही है मेरे यहाँ पे, और मैंने तो सब कुछ बंद भी कर रखा है, पंखा कूलर, क्योंकि आपको पढ़ाना होता है तो आवाज़ आपके तक नहीं जाती है। इतनी गर्मी में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो फल आपका भी बनता है, फर्ज कि आप लाइक कर दें वीडियो को और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे जो भी दोस्त वगैरह जो भी हैं, और जिन्होंने अनजान लोगों ने भी मेरी हेल्प की है, मदद की है, सपोर्ट किया है, वीडियो को शेयर किया है। बिल्कुल वो अनजान नहीं है, मेरे लिए एक परिवार की तरह ही है, ठीक है। हमारी एक क्लास एक परिवार है और इस परिवार को मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। और आगे मेरे से जितना हो पाएगा ना, मैं फुल एफर्ट आपके लिए लगाया जाऊंगा यहाँ पे, लेकिन आप जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, रेट के अंदर बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और आपका सिलेक्शन मैथ से तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। मैथ में आपके 25 से 30 मार्क्स मैं दिलवाऊंगा, बिल्कुल आप मेरे साथ लगे रहिए। थोड़ी सी बात और करते हैं फिर क्लास को एंड करेंगे। अभी देखिए, अगर पूछ लिया जाए n प्राकृत संख्याओं का हो गया, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का पूछ ले। अब बोलेंगे सर जी पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है, अब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं के अंतर क्या हो गया, फिर वो अगर ऐड करेंगे तो 0 में जोड़ दो कितना भी, बात तो वही आएगी कि चाहे 1 से 3 जोड़ लो चाहे 0 से 3, लेकिन जो फॉर्मूला है ना उसमें दिक्कत आती है भाइयों। अगर आपको बोल दे 0 से 1000 तक जोड़ना है तो भी आंसर तो वही आएगा जो पहले आ रहा था, लेकिन जो प्रॉब्लम आएगी वो कहाँ पे आएगी, फॉर्मूला में। अब ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप, क्योंकि n का मान जो है ना अब 3 नहीं है, 3 नहीं 4, क्योंकि अंक 4 हो गए। देखो 4 लगाते ही आंसर बदल जाएगा, जो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये नहीं होगा, यहाँ पे फॉर्मूला ये होगा। समझ में आया दोस्तों? यानी अगर बोल दे प्रथम 4 पूर्णांकों के योग बताइए तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस 1/2। अब उत्तर वही आएगा जो पहले आने वाला था, 4 गुणा 3/2। 2 से 2 कटा, 2 तिया 6 हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे पूर्ण संख्याओं में, ठीक है। जैसे 1000 प्रथम 100 पूर्णांक मान लो आप, 100 पूर्णांक संख्याओं का, वो पूर्ण संख्याओं का योग पूछ लिया, पूर्ण संख्याओं का। अब 0 से लेके 100 तक के प्रथम पूर्ण, लेकिन अब प्रथम 100 पूर्ण संख्याएं पूछी है उसने और 0 भी उसमें शामिल होगा, तो इसका मतलब खुद 100 शामिल नहीं होगा, इसका मतलब खुद 100 शामिल नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 0 को शामिल कर लिया है और 99 तक पहुंचते पहुंचते हमारे पास 100 अंक पूरे हो जाएंगे, तो 100 को तो शामिल कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा, कितनी संख्याएं पूछी है, 100, यानी n बराबर 100, तो फॉर्मूला लगाओ 100 × 100 - 1/2, ये 50 बार गया और ये 99 हो गया। ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये तरीका हो गया आपके निकालने का, पूर्ण संख्याओं के निकालने का। ओके, पूर्ण संख्याओं के बाद अपन बात कर लेते हैं किसकी, अगर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पूछ ले, यानी कि 1 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर कर दो, इस तरीके से जोड़ते जाओ और अनंत का स्क्वायर तक जोड़ दो। ये n प्राकृत संख्याओं के स्क्वायर का, अब n यानी अनंत, कितनी भी चलती जाओ, n मतलब वो बोलेगा जितनी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9, छोटी मोटी संख्याओं को तो हम जोड़ देंगे। अगर पूछ लिया 1 से लेके 100 तक के अंकों के स्क्वायर का योग जोड़ो, तो अब 100 तक के अंकों का स्क्वायर करके अगर जोड़ने बैठ गए तो भैया रीट का पेपर तुम्हारे बच्चे देंगे, फिर तुम नहीं दोगे, तो तुम तो ये 100 में निकाल दोगे पूरी जिंदगी, ठीक है। अभी चलते जाओ, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n × n + 1। यहां तक तो अपन ने पढ़ा था, थोड़ा सा आगे और लिख दो, 2n + 1
अपॉन में 6। ये फॉर्मूला आपको जरूर 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 याद रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। अब आप चक्कर में पड़ जाएंगे, पहले तो 6 संख्याओं को लिखेंगे, उनका वर्ग निकालेंगे, फिर जोड़ेंगे। इतने में आपका 2 से 3 मिनट खराब हो जाएंगे, अगर आपकी मैथ वैसे ही वीक है तो। कई तो सोचेंगे यार 5 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग कितना होता है, ये सोचते सोचते पगला जाएंगे। इससे अच्छा है फॉर्मूले में मान रखो 6, n की जगह 6 रख दो, क्योंकि 6 पूछा है अपने को। n+1 यानी कि 1 जोड़ दो, यानी कि गुणा में 7 कर दो, गुणा में 6 दूनी 12 + 1 13 बटा 6। 6 से 6 काट दो, 13 7 91। यानी 6 संख्याओं का अगर वर्ग किया जाए, उनको जोड़ा जाए, तो आंसर क्या आने वाला है? ये आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से वर्गों का योग निकाला जाएगा। अगर थोड़ा बड़ी संख्या दे दी मान लो, और 18 प्रथम 18 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो फॉर्मूला में रखो 18 18 + 1 18 दूनी 36 + 1 बटा 6। तो ये लिखो 18 18 और 1 19, 18 दूनी 36 और 1 37 बटा 6। 6 × 18, 3 बार कट गया। अब इनको अपन गुणा करेंगे। किस प्रकार करेंगे? इनको 3 से गुणा कर दो पहले। एक 111 गुणा 19, ठीक है। 19 से कम 19, और असल की एक आ गई, 19 से कम 9 19 20 2 19 से कम 2 19 2 21, ये 2109 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन कर लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्याओं का वर्गों का योग का हल कर लेंगे। अब एक सवाल और बचता है, वो लिख देता हूं यहाँ पे। n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलेंगे? सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्यूब्स, मीन्स सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ये इंग्लिश वालों का, अंग्रेजों देख लेना थोड़ा, बाकी हम तो हिंदुस्तानी है, हिंदी में पढ़ेंगे। नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ना, हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत इंग्लिश में बता दिया जाएगा साथ में, ये नहीं है कि मैं अंग्रेजों की तरह पक पक करूंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बाबा चूरन देता है लेकिन हिंदी में देता है, इंग्लिश में नहीं देता। तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा? n × n+1/2 आपने पढ़ा था, किसका? n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। उसका ही क्या कर लेंगे? स्क्वायर कर देंगे पूरे का। क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग आ जाएगा। ठीक है, पूरी तरह सहमत है आप इस बात से? क्वेश्चन लिखो। प्रथम 11 पूर्णांक प्राकृत संख्याओं के वर्गों घनों का योग निकालिए। तो घनों का योग कैसे निकालेंगे? 11 लिखो n की जगह, 11 + 1 यानी कि 12 बटा 2, और इस पूरे का होल स्क्वायर। इससे काटो 6 बार गया, 11 × 66 आ गया, और 66 का वर्ग कितना होता है मेरे भाइयों? ये मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं 66 का ट्रिक डायरेक्ट लिख देता हूं। अड़तीस 76। मैंने इतनी जल्दी आंसर निकाल लिया वर्ग का। ठीक है, इसी तरीके से आप भी इसका वर्ग का आंसर निकाल पाएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास का जो अंत है यहीं पे करते हैं,
और अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाजकता के नियम। 2 से भाजकता का नियम क्या है, 3 से क्या है, 4 से क्या है, 5 से क्या है, 6 से क्या है, 8 से क्या है, 11 से क्या है, इस प्रकार पढ़ते जाएंगे। बाबा का चूर्ण आपको मिलता जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए कि इस प्रकार फ्री में क्लासेज चल रही है और पूरा डिटेल से चल रही है। इतना तो कोई पेड क्लास में भी नहीं बताएगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये लगभग 30-40 मिनट की क्लास हो चुकी है अपनी, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। और अब कल अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।